वो होगी नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी हुई संवेदना की मौत से जुड़ी जांच कहां तक पहुंची है, ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर होगी अनामिका की मौत साजिश या सुसाइड, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। तीसरी खबर होगी पटना के हॉस्टल में बमबाजी को समझिए, और चौथी खबर आपको समझाएंगे पवन सिंह को गुस्सा क्यों आता है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले जहानाबाद की संवेदना की संदिग्ध मौत मामले की जांच एफएसएल कर रही है। संवेदना के कमरे से मिले कुछ साक्ष्यों की जांच करवाने के लिए एफएसएल की एक टीम भागलपुर एफएसएल कार्यालय गई है, लेकिन अब तक मौत की वजह का खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत को 10 दिन हो गए, लेकिन अब भी मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। एसआईटी के गठन के बाद जांच में तेजी आई है, लेकिन तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि जांच के लिए जहानाबाद पहुंची एसआईटी की टीम ने टाउन थाने में 2 लड़कों से पूछताछ की है, जो मखदूमपुर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हालांकि पूछताछ के बाद एसआईटी ने दोनों लड़कों को छोड़ दिया। दूसरी ओर संवेदना के कमरे से मिले जिन साक्ष्यों की जांच नहीं हो पा रही थी, वैसे कुछ साक्ष्यों की जांच करवाने के लिए एफएसएल की एक टीम भागलपुर एफएसएल कार्यालय गई है। रिपोर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय को सौंपा जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो एसआईटी करेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि सच सामने लाने के लिए उन्होंने खुद डीजीपी और गृह मंत्री से बात की है। जिन लोगों की संलिप्तता या जिन लोगों की खामी कमजोर कड़ी है, वैसे लोगों पर भी समीक्षा होनी चाहिए। बता दें कि जहानाबाद की छात्रा पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। 11 जनवरी को हैवानियत की शिकार संवेदना की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को गलत साबित कर दिया, लेकिन मौत के 10 दिन बाद भी मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है और कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, संवेदना की मौत के 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन बीतने के बाद भी मामला अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या हुआ है, विस्तार से आपको बताते हैं। संवेदना की मौत मामले को समझने के लिए पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, संवेदना की मौत मामले की पूरी टाइमलाइन को आप समझिए। 5 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है। 5 जनवरी को नीट की छात्रा घर से हॉस्टल वापस लौटती है और उसके बाद 6 जनवरी को रात में उसने खाना खाया और अपने कमरे में गई। 7 जनवरी को 17 साल की छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली और उसके बाद 7 से लेकर 10 जनवरी तक छात्रा का इलाज चलता रहा, हॉस्पिटल में भर्ती रही। 11 जनवरी को इलाज के दौरान नीट की छात्रा की मौत हो गई। 12 जनवरी को पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। फिर 13 जनवरी को शव को कारगिल चौक पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया, तो 13 जनवरी को 6 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। 13 जनवरी को ही पटना में शंभू हॉस्टल पर पथराव और तोड़फोड़ हुए। 15 जनवरी तारीख को ही पटना पुलिस ने माना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इसके बाद 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हुई। 16 जनवरी की तारीख को ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। 16 जनवरी को ही डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इसके ठीक अगले दिन 17 जनवरी को पटना पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया और 18 जनवरी को रेप केस मैनेज करने के लिए दबाव बनाया गया, छात्रा के पिता ने बयान दिया। 20 जनवरी को एसआईटी की टीम फिर से हॉस्टल पहुंची और 21 जनवरी को एसआईटी की टीम ने जहानाबाद में 2 लड़कों से पूछताछ की। एफएसएल की टीम साक्ष्य की जांच के लिए भागलपुर गई है और अब इस जांच के बाद ही कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन संवेदना की मौत से जुड़े अनसुलझे सवालों को अब आप समझिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल ये, कहां फरार हो गई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल? सवाल ये भी, 14 दिन बाद भी नीलम अग्रवाल पर दबिश क्यों नहीं? सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि हॉस्टल की केयर टेकर नीतू और चंचला कहां है?
सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि परिजनों को अब तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि संवेदना की मौत के गुनहगार कौन कौन हैं। ये कुछ अनसुलझे पहलू हैं जिसे सुलझाने के लिए पुलिस की टीम को जांच में तेजी लानी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में नीट छात्रा अनामिका गुप्ता मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के चेहरे पर चोट के निशान मिले, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि अनामिका आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखी थी, जो उसी दिन बरामद हो गई है। एफएसएल की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाली औरंगाबाद की अनामिका की 6 जनवरी को हुई मौत ने पटना के गर्ल्स हॉस्टल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया है। सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि ये मामला खुदकुशी से जुड़ा है। आत्महत्या करने से पहले लिखा गया अनामिका का सुसाइड नोट उसी दिन बरामद हो गया था, जिसमें उसने आत्महत्या की वजह भी बताई थी। एफएसएल की टीम सुसाइड नोट की जांच भी कर रही है। लड़की के रूम से सुसाइड नोट इत्यादि बरामद हुआ है, उसको भी जो है एफएसएल भेजकर उसके भी जांच तुरंत करवाई जाएगी। हालांकि अनामिका के घर वाले इसे आत्महत्या की बजाय हत्या बता रहे हैं। जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। पुलिस कुछ और ही कह रही है और घर वाले कुछ और। ऐसे में सवाल है कि अनामिका की मौत सुसाइड या साजिश। अगर सुसाइड है तो अनामिका की आत्महत्या की वजह क्या थी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनामिका गुप्ता की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले छात्रा के साथ मारपीट की गई थी। यही आरोप छात्रा के पिता ने भी लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। ऊपर से पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि छात्रा के परिजन ने कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक सिर्फ मुसाहिज रेजा और मुकर्रम रेजा को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सबूतों के अभाव में पुलिस ने मुकर्रम रेजा को छोड़ दिया है, जबकि हॉस्टल संचालक, वार्डन और अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इन लोगों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज हैं। ये सभी पहले की तरह हॉस्टल में काम कर रहे हैं। वैसे पुलिस का कहना है कि वार्डन के साथ बाकी आरोपियों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है, लेकिन इसमें भी कई अहम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। उन सवालों पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले जहानाबाद की संवेदना की तरह ही औरंगाबाद की अनामिका के बारे में आप समझिए, क्योंकि ये अनामिका भी पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जिसकी मौत 6 जनवरी को ही हो गई। और पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अनामिका ने सुसाइड किया है, जबकि अनामिका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस का दावा है कि अनामिका के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें यह लिखा गया है कि उसने सुसाइड क्यों किया, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि सुसाइड है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान कैसे मिले। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला, तो आइए उसे भी समझते हैं। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़ी बातें सामने आई। अनामिका गुप्ता की मौत दम घुटने की वजह से हुई। मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि घर वालों ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं, उसके बाद सवालों में पुलिस की कार्यशैली भी है। कैसे, वो समझिए। छात्रा के परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन अब तक सिर्फ मुसाहिद रेजा और मुकर्रम रेजा को गिरफ्तार किया गया। सबूतों के अभाव में पुलिस ने मुकर्रम रेजा को छोड़ भी दिया। हॉस्टल संचालक, वार्डन और अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज है, लेकिन ये सभी पहले की ही तरह हॉस्टल में काम कर रहे हैं। अनामिका की मौत के बाद अभी तक कई सवाल हैं। क्या सवाल हैं वो भी आप समझिए। सवाल ये कि एफआईआर में कई लोगों के नाम, सिर्फ 2 की गिरफ्तारी की। सवाल ये,
आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, ये क्यों नहीं बता रही। सवाल ये भी कि हॉस्टल संचालक, वार्डन और अन्य लोगों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं गैर जमानती धारा में दर्ज केस में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। अब जबकि हमने अनामिका के घर वालों के आरोप दिखा दिए, घर वालों की ओर से लगाए गए आरोप के बाद उठते सवाल भी दिखा दिए, ऐसे में अब पुलिस का पक्ष जानना भी जरूरी है। तो पुलिस का क्या कहना है वो भी आप समझिए। पुलिस कह रही है जिसके खिलाफ सीधा साक्ष्य था उसे गिरफ्तार किया, बाकियों की जांच की जा रही है। अगर गलती हुई तो बाकियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पुलिस का साफ साफ कहना है कि अभी कार्रवाई चल रही है, आगे कुछ इसमें बात अगर और भी ज्यादा कुछ खुलासे होते हैं तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना यूनिवर्सिटी के सीवी रमन हॉस्टल पर मंगलवार रात हुई बमबाजी को लेकर पुलिस कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाई। हथुआ हॉस्टल से 40 पीस छोटा सुतली बम बरामद किया गया। पुलिस ने बम बनाने के सामान के साथ ही 7 छात्रों को भी गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। टेबल पर रखे इन सामानों को देखिए। सुतली से बंधे कुछ गोले, ढेर सारी माचिस, पॉलीथीन में रखा कुछ सामान, बोतल में रखी कोई लिक्विड और कुछ पटाखों के पैकेट। इसे गलती से पटाखों की दुकान पर रखा पटाखा मत समझ लीजिएगा, यह बम है, बम। और साथ में बम बनाने का सामान। जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बमों को बनाने वाले कोई अपराधी नहीं बल्कि पढ़ाई के नाम पर पटना के हॉस्टल में रह रहे छात्र हैं, जिन्होंने इस सुतली बम की टेस्टिंग भी मंगलवार को सीवी रमन हॉस्टल की दीवारों पर कर ली, जिनके निशान अभी तक मौजूद हैं। पूजा की तैयारी कर रहे थे, कुछ पूजा को लेकर चर्चा कर रहे थे। अचानक से उधर आते हैं लाठी लेके, बम लेके, और बम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। भाग सके, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ को मार भी लगा है। अब पूरी खबर को समझिए। सीवी रमन हॉस्टल के एक छात्र की महिला मित्र ने जैक्सन हॉस्टल के छात्रों पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बाद कृष्णा घाट पर छात्रों के 2 गुट आपस में मारपीट करने लगे। बाद में जैक्सन हॉस्टल के लड़के सीवी रमन हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल की दीवारों पर बम फोड़े, फायरिंग की और कुछ छात्रों को पीटकर घायल भी कर दिया। मंगलवार को हुई बमबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें हथुआ हॉस्टल से 40 पीस छोटे सुतली बम बरामद किए गए। मौके से बम बनाने का सामान बरामद करते हुए 7 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैक्सन हॉस्टल से कुछ लड़के आके सीवी रमन हॉस्टल के दीवार पे 4 या 5 सुतली बम चला दिया और फायरिंग भी 1-2 फायरिंग भी कर दिए। घटना के बाद हॉस्टल में तनाव का माहौल है। सवाल है कि ये लोग हॉस्टल में पढ़ने के लिए रहते हैं या बमबाजी करने के लिए। पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। समझने वाली बात यहाँ ये है कि पटना यूनिवर्सिटी और उसके छात्रावासों में कई बार बमबाजी हो चुकी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बमबाजी की खबर सामने आई हो। इससे पहले भी पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कई बार बमबाजी की खबरें सामने आ चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में पटना यूनिवर्सिटी और उसके हॉस्टल में कब कब बमबाजी हुई, अब आप ये समझिए। तो 13 जुलाई 2023 को इकबाल और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों के बीच बमबाजी हुई। इसके बाद दिसंबर 2023 में नंदनी हॉस्टल और मिंटो हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प की खबर आई। मार्च 2025 में दरभंगा हाउस परिसर में संस्कृत विभाग के हेड की कार बम से हमला किया गया। 9 मई 2025 को बताया जा रहा है कि हॉस्टल गेट पर, सैदपुर हॉस्टल गेट पर छात्र की हत्या कर दी गई। मई 2025 में बीएन कॉलेज में परीक्षा के दौरान 2 गुटों में झड़प के दौरान बमबाजी की गई। 20 जनवरी 2026 को सीवी रमन हॉस्टल पर बम से हमला किया गया।
तो पीयू के छात्रावासों में बमबाजी की घटनाएं क्यों होती हैं, ये भी समझिए। छात्र गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती रही है और छात्रों की पुरानी दुश्मनी को लेकर, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी दोनों ही गुटों में अक्सर हॉस्टल्स में ऐसी बातें सामने आती रही हैं। मतलब ये कि पटना यूनिवर्सिटी और उसके हॉस्टल में हुई बमबाजी के मुख्य रूप से 3 कारण हैं: गुटबाजी, वर्चस्व और प्रशासन की निष्क्रियता और छात्र संघ चुनाव। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। पटना के हॉस्टल में कैसे पहुंच जाते हैं बमबाज, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, पटना पुलिस को समय रहते जानकारी आखिर क्यों नहीं मिलती है। सवाल ये भी कि आखिर पटना पुलिस समय रहते इन्हें पकड़ती क्यों नहीं है, क्यों घटना घटने के बाद ही कार्रवाई शुरू होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भोजपुरी अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह एक पार्टी के दौरान अचानक गुस्से में आ गए। एक युवक को मारने के लिए वो आगे बढ़ने लगे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और लोगों ने उन्हें किसी तरह रोका। सवाल है कि पावर स्टार को क्यों गुस्सा आया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पावर स्टार को आया गुस्सा। युवक की ओर झपटे पवन सिंह। आखिर किस बात पर भड़के पवन सिंह? भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इसकी वजह है पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पवन सिंह एक पार्टी के दौरान अचानक गुस्से में आ गए और स्टेज से ही एक युवक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने उन्हें किसी तरह रोका। इसी बीच पार्टी में मौजूद बाउंसर्स ने उस युवक को पकड़ लिया और खींचकर बाहर किया। इस दौरान युवक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। वीडियो 20 जनवरी का है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह 20 जनवरी को लखनऊ में सिंगर गुंजन सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। इसमें एक्ट्रेस महिमा सिंह भी मौजूद थी। पवन सिंह जब गीत गा रहे थे, इस दौरान युवक ने कुछ कमेंट किया, जिसके बाद पवन सिंह गुस्से में आ गए। अब गुस्से की वजह क्या है और युवक ने आखिर क्या कमेंट किया कि पवन सिंह भड़क गए, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। और अब आप खबर को समझिए। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार हैं, पावरफुल स्टार माने जाते हैं। इन्हें पावर स्टार भी कहा जाता है और फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े स्टार के तौर पर जाने जाते हैं। पावर स्टार के नाम से भी पवन सिंह जाने जाते हैं। पवन सिंह के करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह रहे और पवन सिंह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ भी दिखती रही। पवन सिंह जितने फेमस हैं उतना ही विवादों में भी रहते हैं। कब कब विवादों से घिरे हैं पवन सिंह, अब आप इसे समझिए। तो पवन सिंह की पहली पत्नी ने सुसाइड किया था। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से भी पवन सिंह का नाम जुड़ा। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक का केस कोर्ट में। फिर खेसारी लाल यादव के साथ सोशल मीडिया पर भी विवाद में सामने आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी को लेकर भी पवन सिंह चर्चा में रहे। हरियाणवी एक्ट्रेस को लेकर विवादों में भी रहे और विवाद की वजह से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़े। निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़कर विवादों में रहे और अब एक पार्टी में गुस्से वाले वीडियो की वजह से पवन सिंह चर्चा में बने हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस गुस्से के पीछे की वजह क्या रही, पवन सिंह को गुस्सा क्यों आया। बढ़ेंगे आगे। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अजीब हरकत करने वालों पर भोजपुर पुलिस सख्त एक्शन के मूड में दिख रही है। गरहनी बाजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है। इसके बाद बाइक पर सवार होकर युवक ने भी फायरिंग की थी। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और वीडियो में दिख रहे युवकों की तलाश में जुट गई है। एसपी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के गैर कानूनी काम करने से बचें। वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। और अब आप खबर तो समझिए। देखिए, हर व्यक्ति के हाथ में
आजकल एंड्रॉइड फोन है, सबके पास एक स्मार्टफोन होता है और हर कोई सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। लोग यहाँ जमकर वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, व्यूज और लाइक्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं। रीलबाजी के चक्कर में कानून का उल्लंघन भी कर देते हैं और यही वजह है कि हर कोई वायरल होने के चक्कर में कुछ अजीब हरकत करना चाहता है और ऐसे में कानून का भी उल्लंघन हो जाता है। हथियार के साथ वीडियो बनाते हैं और वीडियो के जरिए भौकाल बनाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और इस वीडियो के आधार पर अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि यहां संक्रमित ब्लड ने एक परिवार को उजाड़ दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्य, महिला, उनके पति और उनका बच्चा HIV पॉजिटिव पाया गया है। आरोप है कि जनवरी 2023 में महिला की C सेक्शन डिलीवरी के दौरान चाईबासा ब्लड बैंक से चढ़ाए गए खून की वजह से यह संक्रमण फैला है। चाईबासा जिले के एक परिवार की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब जून 2025 में महिला की दूसरी गर्भावस्था के दौरान रूटीन जांच में वो HIV पॉजिटिव पाई गई। जांच आगे बढ़ी तो हैरान करने वाली बात सामने आई। महिला के पति और उनका बच्चा भी HIV संक्रमित पाए गए। परिवार का दावा है कि जनवरी 2023 में पहली डिलीवरी के दौरान महिला को चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चढ़ाया गया था। वही खून HIV संक्रमित था। इस मामले के सामने आने के बाद चाईबासा सदर अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बुलाया है, लेकिन सवाल ये कि जिस ब्लड बैंक पर पहले भी थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित खून देने का गंभीर आरोप लगा हो, वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। पीड़ित परिवार द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो अगर सही पाया जाता है तो ये गंभीर मामला है कि वर्ष 2023 से ही चाईबासा ब्लड बैंक से क्या लोगों को संक्रमित खून चढ़ाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ये भी बड़ा सवाल है कि जिले के सैकड़ों कितने लोगों को जो मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और इसी ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता है, तो क्या और भी कितने लोग इसमें संक्रमित होंगे। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर CBI जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस ब्लड बैंक को बंद करने के आदेश दिए गए थे वो अब तक कैसे संचालित हो रहा है। तो ये तो एक तरीके से हत्या का प्रयास है और ये सरकार ने रस्म अदायगी की थी, सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड